नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज रविवार है। रविवार के दिन आपके लिए फिर एक बड़ी खबर लाया हूं। प्रत्येक दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता हूं। और कल के दिन, शनिवार के दिन मेरी बल्कि रात में काफी लंबी बातचीत होती रही अपने वकील मित्रों से, और एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 16 जुलाई को लेकर के इतना बड़ा कोहराम मचा है मुंबई में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाय तौबा मच रहा है मुंबई में। अब क्या करें, किधर जाएं, कैसे जाएं? और परमवीर हाथ खड़े कर रहे हैं। सचिन बाजी पहले से ही जेल में है। परमवीर असल में इस पूरे प्रकरण को मैनेज कर रहे थे। एक आदमी मैनेज करते करते तो बेचारे जेल चले गए। सीबीआई ने ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आपको याद होगा एंटीलिया केस को कैसे इन लोगों ने मैनेज किया था। मतलब जितनी बार मैं परमवीर सिंह, सचिन बाजे, इन लोगों के बारे में पढ़ता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, इनकी करनी को, इनके करतूत को, मुंबई पुलिस पे दया आती है और शर्मसार हो जाता हूं कि ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। इस प्रकार के लोग पुलिस की वर्दी में काम कर रहे हैं और उसे कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वो खुलेआम अपना कुकृत्य करता जा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि सचिन बाजे घुटने भर पानी में जो इन लोगों ने बनाई थी स्टोरी कि पानी में डूब करके छलांग मार करके समुंदर में ये कूद गया और मनसुख हिरेन उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो समंदर था भी नहीं, वो मीठी नदी थी जो बाद में जाकर के समंदर में मिल भी जाती है। जो भी है, मीठी नदी में ही उनका शव मिला और कहा कि भाई इसी नदी में जाकर के इन्होंने छलांग लगा दी और वहीं मृत्यु हो गई। अब जहां उनका शव मिला है वो घुटने भर पानी में भी नहीं है। अब ये तो सचिन बाजे ही एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है जो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे को साकार कर रहा था वास्तव में कि घुटने भर पानी में भी लोग सुसाइड कर सकता है। मतलब उसमें डूबा रह सकता है, क्या कर सकता है। घुटने भर पानी में अगर आप बैठ जाएं तब भी आप घुटने भर पानी में खुद बैठ भी नहीं सकते हैं। लेट भी जाएं तब भी आप लेट उस तरह से नहीं कर सकते, लेट भी नहीं सकते हैं, आप ऊपर आ जाएं। ये किस प्रकार का नैरेटिव लेके आया सचिन बाजे। मनसिक हिरेन जो है सुसाइड कर लिया। तो कहते हैं ना, प्रभु की माया, ऊपर वाले की माया। चले थे ये सबसे बड़े देश के कारोबारी को धमकाने के लिए, डराने के लिए, और जिलेटिन की छड़ से ये कुछ विस्फोट करते और उसके बाद डर हो जाता, दहशत का माहौल, और इनके ऊपर ये, और फिर वो एक टेलीफोन कॉल और फिर उनसे सैकड़ों करोड़ की उगाही। ये था प्लान पूरा। अब इसमें उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, नहीं थे। होम मिनिस्टर की तो प्राथमिक जिम्मेदारी ये नहीं है। प्राथमिक जिम्मेदारी तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर की है कि आपके मातहत कोई व्यक्ति कहीं भी इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है और वो जाकर के एक देश के सबसे बड़े व्यवसायी के घर के सामने में विस्फोटक प्लांट कर रहा है और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कोई जानकारी नहीं है। चलिए, नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं, है कर सकता है, लेकिन जब जानकारी मिली उसके बाद आपने क्या किया? जानकारी मिल गई या जानकारी मिली नहीं, जानकारी में ही ये सब काम हो रहा था। तो कोई काम कैसे करते ये सचिन बाजे के खिलाफ? सारी जानकारी होने के बाद भी आप चुप रहे। अब दुनिया को क्या बताएंगे कि नहीं नहीं, मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने कार्रवाई शुरू कर दी? नहीं की। आपको जब जानकारी मिली तो आपने पल्ला झाड़ लिया, मामला सीबीआई के पास गया
और फिर सीबीआई ने जब इंक्वायरी की तो अपने ही सीबीआई ऑफिसर को गिरफ्तार किया, क्योंकि वही अनिल देशमुख से मिल करके और ये परमवीर बाजे वगैरह के साथ मिल करके पूरा गेम सेट कर रहा था। और उनकी पूरी थ्योरी चल रही थी कि किसी भी प्रकार से ये जो इंक्वायरी चल रही है उसको डिरेल कर दिया जाए, कोई भी चीज सामने आए ही नहीं, और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे दे कि नहीं नहीं वो तो छोटी मोटी घटना थी, कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचा था और वो हो सकता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से दिवालिया हो, सीबीआई कुछ भी रिपोर्ट दे सकती थी। लेकिन सीबीआई के ऊपर डंडा चल रहा था, तो सीबीआई ने अपने ही मतलब उनके ही अधिकारी इस तरह का कुकृत्य कर रहे थे, और जब सीबीआई के आला अधिकारी को पता चला कि इसमें कुछ तीन 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 पांच चल रहा है, तो उन्होंने फौरन से पेशकर अपने ही सीबीआई को ट्रैक करना शुरू किया, ऑफिसर को ट्रैक करना शुरू किया, और पता चला कि इसमें तो सीबीआई के ऑफिसर ही इन्वॉल्व है, और उन्होंने उनको भी गिरफ्तार किया। मनसुख हिरेन की जो थ्योरी आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसका तो किंगपिन सचिन बाजे है। तो सचिन बाजे साहब, और फिर सचिन बाजे साहब के ऊपर किनका हाथ था? माननीय परमवीर सिंह का हाथ था। तो सचिन बाजे तो जेल में चले गए, परमवीर सिंह ने पूरा भोकाल काटा जब तक वो वर्दी में थे। अभी भी परमवीर सिंह की वो भौकाली चल रही है, वो सेटिंग गेटिंग मुंबई में मुंबई पुलिस के ऑफिसरों के साथ मिलकर चल रही है। उनका दुकान चल रहा है, वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं। अब लीलावती हॉस्पिटल जिस ट्रस्ट का है उसके एक मालिक हैं, अब वो अब है नहीं, ट्रस्ट के लोग हैं, वो सब मिलकर के इस कारोबार को चला रहे हैं। उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ वर्दी चला गया है, बल्कि उससे अधिक तनख्वाह पे वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब 10 लाख मिल रहा है कि 1 करोड़ मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम महीने का कितना पैसा उन्हें मिल रहा है, लेकिन लाखों में होगी, करोड़ों में भी हो सकती है। और यही व्यक्ति था अभी जो काला जादू का एक नाटक रच रहा था कि लीलावती हॉस्पिटल के एक कमरे में काला जादू का भी कुछ एविडेंस मिला है, और वहां पर लोग खोपड़ी ला करके यहां पर काला जादू की पूजा की है, काला जादू किया है, यहां पर कुछ कपोल पूजा हुई है, कपाल पूजा हुई है, जो भी था। यही शख्स था जो इस तरह की खबर को फैला रहा था, परमवीर सिंह। परमवीर सिंह की वर्दी चली गई, धाक वैसी ही है, मैनेजमेंट वैसा ही है, करतूत वैसा ही चल रहा है। अब लीलावती हॉस्पिटल में बैठ करके ये धंधा चला रहे हैं। नया शिकार कौन है? आज मैं ये बताना चाह रहा हूं। सचिन बाजे का तो इन्होंने निपटा दिया, सचिन बाजे से इनका कोई रिश्ता नहीं है, पल्ला भी झाड़ देंगे। सचिन बाजे को मैं जानता भी नहीं हूं, सचिन बाजे का मामला तो अनिल देशमुख के साथ था, मेरा कोई रिश्ता नहीं। अनिल देशमुख के खिलाफ ये सीधे आकर के आरोप लगा रहे हैं, सीधे आते हैं और उन देशमुख को कहते हैं कि ये सारा काम जो हुआ है ये अनिल देशमुख के इशारे पर हुआ है। एंटीलिया केस 100 करोड़ खाली मुंबई से उगाने की बात थी और पूरे महाराष्ट्र की बात तो अलग है। बोला अनिल देशमुख सब कुछ हमको आदेश देता, क्यों? क्योंकि उसमें इनको अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनिल देशमुख बिल्कुल पाक साफ है, एकदम ईमानदार नेता है या जो भी है, ईमानदार है बेईमान है, अब ये तो जांच एजेंसी जाने वो जाने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अनिल देशमुख को जो फंसाने का काम अभी माननीय परमवीर जी कर रहे हैं, उस परमवीर जी का जरा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और अभी माननीय परमवीर जी क्या कर रहे हैं। अभी माननीय परमवीर जी का दूसरा शिकार है शैलेंद्र नगरकर। और बड़ा अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि मीडिया में एक आध दो बार आकर के माननीय परमवीर जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अनिल देशमुख जहां जहां हमको बुलाते थे, जैसा जैसा डिक्टेट करते थे वो मैं करता था। इशारा साफ है कि किसी भी पाप के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जो कुछ भी पाप हुआ है वो उद्धव ठाकरे के संज्ञान में हुआ है, उसके बेटे आदित्य ठाकरे के संज्ञान में हुआ है।
शरद पवार जी के संज्ञान में हुआ है, अनिल देशमुख के संज्ञान में हुआ। अनिल देशमुख इसलिए कि एनसीपी के वो नेता भी हैं और वो उस वक्त के गृह मंत्री भी थे। अनिल देशमुख, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की देखरेख में जो कुछ भी काम हुआ है वो हुआ है, उस सबकी जानकारी उनको है। इसलिए जितने भी कुकर्म हुए हैं सबके वो जिम्मेदार वो हैं, मैं नहीं हूं। मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूं, मुझे जो हमारे आका कहेंगे वो मुझे करना पड़ा। ये पासिंग द बक है, जिम्मेदारी को दूसरे के माथे पर मढ़ना है। परमबीर सिंह वो काम कर रहे थे अभी तक और उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली और इसी को आधार बना करके वो भारतीय जनता पार्टी के करीब भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को उन्होंने समधी भी बनाया। अब एक तो प्रकार से वो समधी हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को उन्होंने समधी बना लिया तो वो समधी हो गए। इन्होंने अपने बेटे की शादी बीजेपी के एक नागपुर के नेता के पुत्री से की है, अब ये समधी हो गए साहब, करीबी हो गए भारतीय जनता पार्टी के। फडणवीस जी नागपुर के, इनके समधी नागपुर के। रिश्ता ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है या खराब है, खैर अच्छा है खराब है वो एक अलग विषय है। अब माननीय फडणवीस जी इनसे धीरे धीरे पाला झाड़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं फडणवीस साहब। उनको लग रहा है कि इसने हमको फंसाया है, लेकिन अब निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। निकलने का रास्ता उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो सोच समझ करके इनको मदद कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे गैंग के साथ फडणवीस जी अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं और दिशा के पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। खैर अभी इस विषय पर नहीं, अभी विषय का मूल ये है कि परमवीर ने एक दूसरा शिकार पकड़ लिया, जो शिकार अब खेत रहने वाला है, उनकी हालत खराब होने वाली है। वो है शैलेंद्र नगरकर। कैसे? शैलेंद्र नगरकर को किसने आदेश दिया, किसने कहा कि 30 अप्रैल को जो अदालत ने कहा है रिप्लाई फाइल करने के लिए, वो तुम फाइल कर दो, तुम्हारे सिग्नेचर से चले जाए और फिर बाद में तुम्हारे सिग्नेचर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी सिग्नेचर होगा, लेकिन प्राथमिक सिग्नेटरी तुम ही बनोगे। तो शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई बना लिया, रिप्लाई फाइल कर दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी साइन कर दिया। लेकिन 2 जुलाई को जो हियरिंग हुई, उस हियरिंग पे शैलेंद्र नगरकर गायब हो गए, कहीं पता ही नहीं। और जो मुख्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था रिप्लाई पर, वो भी गायब हो गए। तो कौन मिले वहां पर? कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कोर्ट में ब्रीफ कर रहे थे। अदालत ने जब पूछा कि शैलेंद्र नगरकर क्यों नहीं आए हैं, ये कौन है शैलेंद्र नगरकर, क्यों उन्होंने रिप्लाई दिया, और अगर उन्होंने रिप्लाई दिया तो वो आज कोर्ट में आए क्यों नहीं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक लेडी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो आज अनुपस्थित है। कोर्ट ने पूछा क्यों, तो उत्तर देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि ये अभी अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अभी हियरिंग शुरू कर दूंगा इस पूरे केस की। आप चाहते हैं ये? उन्होंने कहा कि नो मिलॉर्ड, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, हमारी टीम अभी तैयार नहीं है। तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर नहीं है वो, उनको किसने कहा था कि ये रिप्लाई फाइल करो? ये 2 जुलाई की बात बता रहा हूं, किसने कहा था? कोई पता नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जो जो सीनियर थे वो भी नहीं। अब वो हो सकता है कहीं और व्यस्त हों, तब तक इनका समय आ गया, या वो भी बाद में आ भी गए हों, तब तक सुनवाई निकल गई हो। लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं आया, और जब संतोषप्रद जवाब नहीं आया तो जो उन्होंने एफिडेविट देखा
उस एफिडेविट पे उन्होंने डिफेंस के वकील से पूछा कि ये इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, आपका क्या कहना है? तो डिफेंस के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड 30 अप्रैल का ऑर्डर पढ़ लिया जाए। 30 अप्रैल के ऑर्डर में तो इनको रिप्लाई फाइल करने का ऑर्डर ही नहीं है, माननीय अदालत का है। और उसके बाद फिर मैं यह बात आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से कोर्ट आग बबूला हुआ, कैसे गुस्से में आया। अब वो तारीख आ रही है 16 जुलाई की। 16 जुलाई को शैलेंद्र नगरकर को रिप्लाई फाइल करना है कि आपने किस कैपेसिटी में अदालत के हाई कोर्ट की अवमानना की है। शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ क्या होगा केस? हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करना, अवहेलना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप समझ रहे हैं? यह नहीं होगा कि क्यों किया, नहीं किया बाद में। वाई यू फाइल्ड, हु आर यू, आपने क्यों फाइल किया। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। फाइल करना था चीफ सेक्रेटरी को, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, सीबीआई को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। इन लोगों ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। ये शैलेंद्र नगरकर जो 3 में नहीं है 13 में है, इसलिए आगे, तो वो एसआईटी के मेंबर हैं, इसलिए उन्होंने फाइल कर दिया। कैसे फाइल करेंगे आप? तो आप ये जवाब देंगे कि नहीं, चूंकि मैं एसआईटी के का टीम मेंबर हूं इसलिए फाइल करूंगा। तो उस दिन क्यों नहीं जवाब दिया गया? ये नहीं दिया गया ना। अदालत अब इनसे यह पूछेगी कि एसआईटी के मेंबर होने के बाद आपने जो ये रिप्लाई फाइल किया है, ये रिप्लाई इस मुद्दे पर फाइल किया जा रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। और आपने एफआईआर नहीं दर्ज होने का जो आधार दिया है, वो कह रहे हैं कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की छानबीन कर ली है और हमें इसमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला है, इसीलिए हम फ्रेश एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। फिर एसआईटी क्यों गठित हुई? एसआईटी ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को ही जांच का आधार क्यों बनाया? अदालत ने पूछा कि एसआईटी अगर जांच कर रही है, किस धारा में कर रही है? कौन सी धारा के तहत एसआईटी जांच कर रही है? और वो धारा कहां पर लगी है? हवा में, पाकिस्तान में लगी है। अगर वो धारा लगी होगी तो पेपर पर लगी होगी, कागज पे लगी होगी। तो कागज पे वो धारा कहां लग गई? कागज पे सिर्फ धारा लिख दिया। धारा लिखने से तो काम नहीं चलेगा। धारा तो नहीं लिखा जा सकता है ना भाई। 302, 305, 506, 76, 77, 78, जो भी मर्जी, 20, किसी न किसी धारा के तहत एसआईटी जांच कर रही होगी ना। तो वो धारा किधर है? ये सवाल मेरे नहीं है, ये हाईकोर्ट के सवाल है। अच्छा, वो अगर धारा किधर है, धारा कहां पर है? तो कागज पे धारा होगी। तो धारा कागज पर हो गई तो प्लेन पेपर पे खाली धारा लिखा रहेगा? नहीं ना, उसमें लिखा जाएगा फलाना व्यक्ति के खिलाफ फलाना व्यक्ति का कंप्लेन फलाने तारीख को फलाने जगह पे किया गया है और इन इन धारा के तहत हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। That would be considered as the first information report, FIR, उसी को कहते हैं। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक प्रक्रिया है, एक सेट प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल के तहत आपको वो खाचा में भरना पड़ता है। फिर उसकी कॉपी जो है वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पहुंच जाती है कि भाई ये धारा में सतीश साल्यान जी, आपका जो एप्रीहेंशन था, कोर्ट ने एसआईटी गठित की है, ध्यान रखिए। जब महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उस वक्त सतीश साल्यान सीन में नहीं थे।
जब महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल नहीं था। गठन की घोषणा की मैं बात कर रहा हूं। 2022 जुलाई, अगस्त, सितंबर के पहले एसआईटी के गठन की घोषणा होती है। उस वक्त पीआईएल रिगार्डिंग सुशांत केस और दिशा केस वाज नॉट फाइल्ड इन एनी कोर्ट। किसी अदालत में कोई पीआईएल फाइल नहीं थी। तो फिर एसआईटी की घोषणा क्यों की गई? इसका मतलब सरकार नए तथ्यों से कन्विंस थी, क्योंकि नए तथ्यों को लेकर के हमने आपने नहीं, सरकार की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक और तब सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार केंद्र में मंत्री, उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने एविडेंस पेश किए थे। उसके आधार पर सरकार ने एसआईटी के गठन की घोषणा की, घोषणा कर दी, लेकिन फिर 12 महीने तक वो चुप हो गए, कुछ नहीं किया। दिसंबर 2022 में उन्होंने घोषणा की थी, 12 महीने तक वो चुप हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एसआईटी की घोषणा हुई, फिर ऑफिसर की घोषणा हुई, उसमें ये शैलेंद्र नगरकर वगैरह अब सब आ गए एसआईटी में। अब ये एसआईटी 2023 दिसंबर से अब तक कर क्या रही थी? क्या एसआईटी ने कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल किया? ये अदालत पूछ रही है कि आप किस धारा में जांच कर रहे हैं। भाई जैसे ही आपका गठन हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो क्लोजर रिपोर्ट है वो नल एंड वॉइड हो गया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया जैसे ही एसआईटी की गठन हो गई। आपको फ्रेश एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? ये बेसिक सवाल है। और अब शैलेंद्र नगरकर यहां फंसेंगे कि जिस कैपेसिटी से ये रिप्लाई फाइल कर रहे हैं कि मैं एसआईटी का मेंबर हूं और एसआईटी के मेंबर होने की वजह से मैं रिप्लाई फाइल कर रहा हूं, उसी कैपेसिटी में अदालत अब इन्हें इनका गर्दन पकड़ेगी और कहेगी कि जब आप एसआईटी के मेंबर थे तो आपने कोई फ्रेश एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया कि भाई इस केस के तहत हम जांच करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रायर क्लोजर रिपोर्ट है वो नल एंड वॉइड हो गया है। कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। तो पहला तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप न 3 में थे न 13 में थे, ये 13 में बनने की आपने जो कोशिश की है वो क्यों की है? और उस दिन आप जो 2 जुलाई को फरार थे, 16 जुलाई को आपको आना ही पड़ेगा और आपको रिप्लाई लिखित फाइल करना है। अब एक ही साथ कितने हियरिंग होंगे उस दिन 16 तारीख को? इसके जवाब में शैलेंद्र नगरकर के पास कोई पुख्ता आर्गुमेंट नहीं है मित्रों। और अब जो परमवीर के इशारे पर जो सारा काम हो रहा था मालबनी पुलिस स्टेशन में मित्रों, वो सारा का सारा इशारा अब उनके पाप की गठरी बन करके पलटेगा और गर्दन दबोचे का कानून इन सभी भ्रष्टाचारियों की कोई नहीं रोक पाएगा। तो सचिन बाजे को तो ये जेल पहले ही भिजवा चुका है परमवीर सिंह, और अब परमवीर सिंह का दूसरा शिकार खड़ा हो गया है शैलेंद्र नगरकर। शैलेंद्र नगरकर के भी जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और ध्यान रहे, आदरणीय नीलेश ओझा जी ने शैलेंद्र नगरकर के कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है, दोनों के कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है। तो अगर शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ कोई आदेश न निकल जाए जो सचिन बाजे के खिलाफ हुआ था कि सचिन बाजे मर्डर केस में जेल में है, तो माननीय शैलेंद्र नगरकर को भी अगर जेल की हवा खानी पड़े तो आप अचरज मत कीजिएगा, आपको कोई अचंभा नहीं हो। आप कभी ऐसा ना सोचने लगिए कि नहीं नहीं साहब ये क्या बात हुई, कमाल हो गया, शैलेंद्र नगरकर जेल चले गए। अरे शैलेंद्र नगरकर ने जेल जाने के लिए खुद ही दरवाजे खोल दिए हैं, खुद ही ये तैयार है जेल जाने के लिए। इनको कोई कह नहीं रहा जेल जाने के लिए, इन्होंने खुद कहा आ बैल मुझे मार। जिस जिस के कहने पे और खास तौर से परमवीर के कहने पे ये सारा खेल चल रहा है।
अंदरूनी खबर हमें है मालूम कि परमवीर मुंबई में बैठ करके ये खेल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि दिशा का केस अगर खुला तो कम से कम 11 पुलिस ऑफिसर नपेंगे। नपेंगे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इसमें नपेंगे। और सारे के नपने के सारे आधार हमारे पास मौजूद हैं। केस खुलते ही ये लोग नपने लगेंगे, जेल जाने लगेंगे। तो शैलेंद्र नगरकर के जेल जाने का दरवाजा इनके रिप्लाई से खुलेगा और 16 जुलाई को इन्हें रिप्लाई देना ही होगा। अगला सचिन वाजे शैलेंद्र नगरकर होने जा रहे हैं। अगर इन्होंने माफी मांग ली, इन्होंने कहा कि मिलॉर्ड मुझे हटा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तब भी ये फंसेंगे। तब भी इनको कहना पड़ेगा कि आपसे गलती किसने करवाई, या आपने आपसे गलती हो गई। जाहिर है ये कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आका को फंसाएंगे कैसे? नहीं फंसाएंगे तो ये खुद फंसेंगे सचिन बाजे की तरह। तो दूसरा एक और पुलिस ऑफिसर जेल जाने की तैयारी कर रहा है सचिन बाजे के बाद। इंतजार कीजिए 16 जुलाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।